पादपों में दो गो तंत्र है, जाइलम और फ्लोएम। ये दो तंत्र हैं जो पादपों में परिवहन करता है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं उसी को। यहां पर एक काम कैसे होता है, जैसे मान लो कि एक हम पादप पाड़ दिए, ठीक ना, ठीक। जैसे मान लो, उतना बढ़िया तो नहीं पढ़ा है लेकिन अपना जो भी हो, ठीक ना। एक पौधा एक पौधा है ये, और इसमें दो गो परिवहन तंत्र है, जाइलम और फ्लोएम ना। ये तो मान लो कि जमीन है नहीं, ये उसके जड़े हैं, ये उसके जड़े हैं, ठीक। ये पौधे के जड़े हैं। तो जड़ों का क्या काम है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। मात्र इसका यही काम है कि पानी और खनिज लवण का खींचेगा नहीं। और यहां है जो पत्ते, यहां जो पत्ते हैं, इनका काम है क्या, जो सूर्य के प्रकाश है उससे भोजन बनाने, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएगा नहीं। तो अब इसमें जो दो गो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो हम लोग समझते हैं कि वो कहां होता है। तो जो जाइलम ऊतक होता है वो जड़ों में पाया जाता है, वो जड़ों में, पौधों के जड़ों में। हालांकि सिर्फ जड़ों में नहीं रहता है, सब जगह रहता है, लेकिन मुख्य रूप से वो जड़ में होता है। जाइलम याद करने का तरीका क्या है कि ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम का मेन काम है खनिज लवण का और जल का ऊपर पहुंचाना। इसको अवशोषित कौन करेगा, जड़। माने यहां पर धरती के नीचे जो पानी है ना, ये पानी है, तो इसको अवशोषण करेगा ये जड़। ये अवशोषित करके ये जाइलम ऊतक को भेज देगा, जाइलम ऊतक को ये भेजेगा, ठीक। और जाइलम ऊतक पौधा में होता कैसे है, देख लो, इस टाइप से रिंग के आकार के, इसे लग रहा है कि मोती गूथा हुआ है, इस टाइप से होते हैं। जाइलम ऊतक इसी टाइप से होता है और सभी पत्तियों तक पहुंचता है सब। और इसका जो बहाव है सिर्फ ऊपर की ओर। तो ये करता क्या है कि जड़ जाइलम ऊतक को जल दे देगा, इसको ये अपना जल भर लेगा। इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होता है। ऐसा नहीं कि एक बूंद खींच लिया और ऊपर सब भेज दिया, ऐसा नहीं करता है। जब तक है पानी अपना घर में नहीं भरा, है ड्राम नहीं भरेगा, दूसरा ड्राम में पानी नहीं आएगा। समझ में आ गया। ये ड्राम भरेगा तो इसमें आएगा, ये भरेगा तो इसमें आएगा, ये आएगा तो माने कहने का मतलब कि इसी टाइप से ये भरते जाता है सब, तब यहां पर पहुंचा। समझा। ये जड़ ऐसा ही भरते भरते ये पहुंचेगा ऊपर, हमेशा ऊपर जाएगा, ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो कहो सर तो खाली ऊपर ही कहीं जा रहा, क्यों जा रहा है सर, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण है, पर ये जान लो कि आखिर पानी की काहे क्या हो सकता है, पानी क्या हो सकता है, पौधों के पानी की क्या हो सकता है। तो जिस तरह हम लोग पानी की आवश्यकता है, क्यों, भोजन बनावे खातिर। भोजन जब हम बनाते हैं तो उस भोजन को बनेगा क्या चीज में, पानी में ही, जिससे कोशिका जिंदा रहता है। तो इनमें भी वही कोशिका है। तो जब ये सूरज का प्रकाश से भोजन यहाँ पर पत्तियों में रखेगा और वो पत्तियां में कहा, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है हरे वर्ण का, वर्णहरित, वो इकट्ठा करके भोजनवा रखी सूरज के प्रकाश को, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य प्रकाश को। लेकिन उसको अब ग्लूकोज में बदलने के लिए उसको पानी चाहिए। तो वह मांगता है कि भाई तू हमारा पानी ले आके दे, ना तो भोजन बनी कैसे, सुखले रह जी भोजन, सिंझी कैसे, चावल खाली रही तारे पानी ना रही, कहां सिंझेबो, कहां सिंझाओगे पानी, सिझा पाओगे चावल को।
आटा कैसे छानोगे? पानी में ना। तो ये तो भोजनवा तो ले लिया, लेकिन इसको सिंझाने के लिए पानी मांगता है, तो वही पानी जाता है और वह सूर्य के प्रकाश और पानी आपस में मिलेंगे और वह भोजन बनेगा। ठीक ना? तो भोजन बनेगा तो वही ऊर्जा भी निकलता है और फिर ऑक्सीजन भी बन जाता है। पानी मिल गया है उसको, और सूरज के प्रकाश चाहिए और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो CO2 कहां से मिलेगा? वायुमंडल से। वायुमंडल से क्या चाहिए? CO2 वो ग्रहण करता है सूरज का प्रकाश हैजा से क्या किया? प्रकाश। ऐजा से क्या खींच लिया? CO2। अब पानी हुए गलई, ऐजा हुए गलई के H2। अब क्या चाहिए? करा तीनों दाल भात सब्जी मिलिए गलई के ना। दाल भात सब्जी हई हो गल भात, हई गल दाल ना। ई क्या हो गल? दाल भात सब्जी, हई दाल ना, हई हो गल भात, हई सब्जी। पानी हो गल दाल, तीनों मिल गया। अब टप से ना अपना भोजन बना लिया। अभी खेला बा, अभी बहुत खेला बा, अभी निकल जाना। अभी देखा ना करता बताओ तो नहीं करा में अभी एक से एक खाना तो बन गल के। ठीक, तो खाना में के बन? खाना तो बनल तू, तो अब बन गई रसोई घर में हितना तो आयल बना घर के औरत ले जी हंस या सर लाइए नया घर में हित आयल बड़ा छेका आयल बा घर में काजी संजय छेका भांग के लड़का आयल बा तो बेचारी औरत घर के महिलाएं तो मिल के 5 वर्ष के औरत आके लड़की आके खाना बना दिया रसोई घर में। तो रसोई घर में खाना बन गई जा। अब ओकरा के परोसे के बाद सब जगह भेवे के बाद कोनो हौ घर में केहू बैठल बा, कोनो हौ माने कम जगह पर ये न होई या एक जगह केहू बैठल बा तो ना तो हे ने के वे हम इते लेवा बाहरी बा बरामदा में लेवा तो छत पे लेवा हे ने हन भीड़ भाड़ में हो जाला। तो के ले जाई आए? अरे हे जा यार अभी तो हो जा मारू जा। हाँ अब अच्छा चलो ठीक है घर ही में ले जाए क्या? घर के आदमी ले जाई हन नहीं तो एजा भी वही चीज है बाबा। खानावा बन के तो एजा हो गईल, लेकिन अब ई खाना के सब जगह पहुंचाई हैजा से हेनियो जाई मान एनियो जाई हेनियो सगरो खाना हेनियो आई हेनियो जाई होनियो जाई सगरो। आई कमावा के करता हुआ फलोयम उतक करी। तब यहां पर ऑब्जेक्टिव मिल गया कि जल के लिए उत्तरदायी जल और खनिज लवण का यानी कि देखते हो जब तुम खाली खाना खाते हो तो खाली भतवे खा के रहल, दालों खाते हो, सब्जियों खाते हो, दूध भी, कभी कभी फल भी सब खा ले हो ना। वो क्या है? तुम्हारा खनिज है, लवण है ना, प्रोटीन विटामिन है सब। तो उसी तरह पेड़ पौधा भी खाली पानी खींच लेगा तो हो जाएगा। तो बेटा खाने देखो किसान लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं, घूर डालते हैं, खर पतवार डालते हैं लोग ना। तो कैसे ग्रहण करेगा? डालेगा लोग तो पनिया में घोरा जाएगा और पनिया में घोरा के एकदम शरबत बन जाएगा। ऐसे मान लो खाद रहेगा कहा जाएगा जड़ के खींच रहे, जड़ खींची। जड़ का काम है जल के रूप में नहीं, वो जल के रूप में खींचेगा। तो वो क्या करता है? उसको खनिज लवण को पानी में घुला हुआ खनिज लवण को वो खींच लेगा ना। खींचेगा तो ये हो गया जाइलम, खींच के पहुंचा देगा सब पत्ता तक, सब टहनी तक पहुंचा देगा। तो इसका बहाव होता है एक दिशीय माने एक ही दिशा में। याद रखना कि जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है और सिर्फ ऊपर की तरफ होता है। और जाइलम का काम क्या है? जल के लिए उत्तरदायी है। और फ्लोएम का उत्तरदायी है खाद्य पदार्थ खाती माने भोजन के उत्तरदायी है। अब भोजन का परिवहन कैसे करता है? दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में। इसको कहते हैं दो दिशीय मतलब दोनों दिशाओं में ये भोजन को पहुंचाता है नहीं। अब सवाल उठता है कि फ्लोएम उत्तक तो करेला, तो फ्लोएम उत्तक में कौन रास्ता से करेला? फ्लोएम उत्तक पहुंचावेला है तो मान लो कि जाइलम उत्तक है नली से पहुंचाला हेमे गइल तो ओकरो में एगो नली होला फ्लोएम में।
ओकरा में होला फ्लोएम में, एकरा कहला सबसे इंपोर्टेंट चीज बा, एकरा कहला चालनी नलिका। चालनी नलिका, चालनी नलिका याद रखना, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव मैट्रिक पूछा है कि चालनी उत्तक चाहे चालनी नलिका कहां स्थित होता है, तो फ्लोएम में, फ्लोएम में, फ्लोएम में स्थित होता है, याद रखनी। तो हो गया क्लियर है। तो जल के लिए उत्तरदायी कौन? जाइलम। भोजन के लिए फ्लोएम। चालनी नलिका कहां होता है? फ्लोएम में। नहीं, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि अब सवाल उठता है कि तो भोजन तो बना ही लिया, भोजन तो बना लिया, तो सवाल पानी पहुंचल कैसे? तो पानी आखिर ऊर्जा कैसे नीचे से ऊपर कैसे पहुंच गया? क्योंकि पानी के तो नियम है कि हमेशा ऊपर से नीचे गिरे के, गली में पानी के तो छत पर पहुंच जाई, तो पहुंचल कैसे? तो कारण बा प्राकृतिक चीज बा। तो पाता में क्या होला कि पाता में अनेकों छिद्र होता है। पत्ता में क्या होता है? पत्ता में क्या होता है? अनेकों छिद्र होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं। ऐसा ही जिसको एस्टोमाटा या रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। रंध्र हिंदी में, एस्टोमाटा इंग्लिश में कहते हैं। रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। इसी से क्या करता है कि जल का बाहर निकालता है। मेन पेड़ पौधा अगर अधिक पानी खींच लिया तो जल यहां से बाहर निकलेगा। तो जैसे बाहर ये जलवा निकलता है ना, तो नीचे से पनिया खींचता है, पनिया से बाहर निकलेगा तो पनिया से खींचे। जैसे मान लो कि नीचे टंकी रखल बाल्टी पाइप हो गया, कोई मुंह से खींचत होके, तो पनिया ऊपर जाई कि ना जाई? तो वही खींच के बाहर फेंकता है, तो ऊपर जाला, तो जाला पनिया, तो ओकरा साथे पतवों के भी काम हो जाला। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन एकरा कहला। तो पौधों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब कब के साथ तो वाष्पोत्सर्जन काहे होला? तो वाष्पोत्सर्जन से बहुत सारा फायदा है। जिस तरह से हम लोग का शरीर से पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है, तो फायदा भी है। एक तो खराब पानी बाहर निकल गया, और दूसरा क्या है कि शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। शरीर का जो ताप है नियंत्रित रहता है, अधिक हीट नहीं हो पाता है। पानी हमेशा रिश्ते रहता है शरीर से, बॉडी से निकलते रहता है। तो पौधों में भी अधिक होता है। या हम लोग कभी कभी पानी अधिक पी लेंगे तो शरीर में तो अधिक पानी जमा हो गया, तो फेफड़ा पे चढ़ जाएगा, हृदय में सब भर जाएगा पानी, तो मर ही जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं होता है ऐसा। जितना अधिक अगर पानी होगा, थोड़ा सा भी शरीर में अनबैलेंस पानी होगा, तो कहीं ना कहीं मात्रा से यूरिन के रूप में निकल जाए, या हम लोग को पसीना के रूप में निकल जाए। नहीं हाँ? तो इस तरह से पानी शरीर से बाहर निकल, पानी अधिक, शरीर पानी अधिक रख ही नहीं सकता है, कम रखेगा, अधिक को रख ही नहीं सकता है। या तो यूरिन के रूप में बाहर निकालेगा, या तुम्हारा पसीना के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक कंडीशन यही है कि पेड़ पौधा अगर अधिक पानी अपने अंदर रख लेगा, तो पेड़ पौधा क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। तो अधिक न रहे, वो रंध्र से पानी बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे देखो, तो कहबा सर कि क्या रंध्र का जो काम बा पता में, इसका सिर्फ पानी को निकालना है? ना 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 ना, मेन काम तो अब हमने के सीखम जाए। मेन काम एक रे बा, गैस के संतुलन यही बनावेला। यही रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नहीं, और एक गैसों का आदान प्रदान है विसरण विधि से। विसरण विधि इसको कहते हैं। इसको गैसों का, इस रंध्र से क्या होता है? रंध्र से, ये जो रंध्र है, रंध्र विसरण विधि से करता है। विसरण, विसरण विधि किसको कहते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो परिवहन होता है उसको विसरण कहते हैं। और यही क्या करता है कि वायुमंडल में जो CO2 होता है, CO2 होता है, इसको अंदर खींच लेता है। क्योंकि पौधा को भोजन बनाने के लिए CO2 गैस चाहिए और सूरज के प्रकाश चाहिए, इसलिए वो CO2 खींच लेता है और बदले में क्या दे देता है? ऑक्सीजन। तो CO2 उसी रास्ता से भी जाएगा, ऑक्सीजन उसी रास्ता से बाहर आएगा। लेकिन अब मेन झगड़ा तो यही नुबा, दिक्कत तो यही बा कि जब खाना बनाने के लिए CO2 इसको चाहिए,
तो पौधा खाना बनाता कब है? पौधा खाना रात में बनावेला? पौधा हमेशा दिन में खाना बनाएगा, सूरज के प्रकाश में खाना बनाएगा, और उसी खाना बनाने के लिए उसको CO2 चाहिए। तो पौधे जो होते हैं, पादप जो होते हैं, वो दिन में 2 काम करते हैं, वो श्वसन भी करते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो श्वसन के लिए वो CO2 ग्रहण करते हैं और खाना बनाने के लिए सूरज का प्रकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन अब रात्रि हो गया तो यहीं पर दोनों एकदम फिर दूर कर लेना। रात्रि में पौधे कौन सा गैस, दिन में तो पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और रात्रि में हम लोग CO2 ग्रहण करते हैं। लेकिन रात्रि में तो श्वसन करेंगे ना, तो मर ही जाएंगे। लेकिन रात्रि में और भोजन नहीं बनेंगे क्योंकि तो सूरज तो है नहीं। तो उस समय क्या करते हैं उस समय वो CO2 ही छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन रात्रि में दिन रात ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधा ऐसा नहीं करता। पौधा रात्रि में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, और जिस तरह से हम CO2 हम लोग छोड़ते हैं, पौधे भी CO2 ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं है रात्रि में। इसलिए कहा था है कि रात्रि के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। सोना भी चाहिए तो पीपल अब बट के, लेकिन वहां पर तो पीपल के नीचे आप पता चला कि सुधर बड़ा नींद में डाढ़े पर सुधर बड़ा डाढ़े पे हम कैसे आइल बानी? नहीं, पीपल पे बरहम बाबा रहलन तो का पूरा कहू हकनी डाइन हकनी सब रहली सब जे नहीं। तो इस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ दिन में खाना बनाएंगे और दिन में ही सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात्रि में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, वो CO2 ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान कौन विधि से होता है पादपों में? विसरण। विसरण किसे कहते हैं? कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गति होता है उसको विसरण। लेकिन पौधों में जो खनिज लवण और जल का परिवहन किस विधि से होता है? तो परासरण विधि से। परासरण विधि इसका उल्टा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति जो होता है उसको कहते हैं परासरण। तो याद रखना, जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है पौधा में परासरण विधि से होता है। लेकिन गैसों का आदान प्रदान CO2 और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो विसरण विधि से होता है। विसरण विधि किसको कहते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसको कहते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। अब सांद्रता क्या हुआ? सांद्रता कहते हैं कि किसी पदार्थ विलयन में पदार्थ की मात्रा कम होना, यानी कि कहीं तरह से 1 गिलास तू पानी ले लो, 1 गिलास पानी ले लो और ओकरा में अगर 1 चम्मच तू चीनी घोल दो तो कहम कि इसका सांद्रता कम है। लेकिन ओकरा में 5 चम्मच चीनी घोल दो तो क्या कहे कि सांद्रता अधिक है। अब समझ में आएगा सांद्रता? इसी को कहते हैं। तो यही है हम लोग को, यही छोटा चैप्टर था इसमें बस। तो यही 2 जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग को जानना था। जो याद रखना है, चालनी नलिका के बारे में पूछता है तो फ्लोएम ऊतक में होता है नहीं। जाइलम क्या करता है? जल का बहाव करता है, फ्लोएम भोजन का बहाव करता है। और फिर जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी लिखना है, ठीक ना? तो चलो शुरू।